अस्सलाम वालेकुम। आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम सुबह बखैर पाकिस्तान और मैं हूं सामिया राशिद। आप सबको बहुत बहुत सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग और कैसा गुजर रहा है आज का दिन? जी, गर्मी बहुत ज़्यादा हो चुकी है जी। लाहौर शहर की बात करें तो गर्मी की सूरत हाल जो है वो बहुत वो कहते हैं ना संगीन हो चुकी है, 42 डिग्री सेंटीग्रेड। और हुकूमत ने कहा जी लोग जो है बिला ज़रूरत घर से मत निकलें, तो ये उनके फ़ायदे के लिए कहा है। तो प्लीज़ ख़ास तौर पर बच्चों का, बुजुर्गों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाए। और वो लोग जो बड़े शोर मचा रहे थे कि इतनी ज़्यादा छुट्टियां क्यों दी जा रही हैं, पहले से छुट्टियां क्यों दी जा रही हैं, तो आप देख लीजिए गर्मी की सूरत हाल, ये मौसम की पेशन हुई थी, इसी को देखते हुए ये फैसला किया गया था। क्योंकि देखिए बच्चे और बुजुर्ग सबसे जल्दी जो है इससे अफेक्ट होते हैं, उनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, डिहाइड्रेट ना हो। हीट वेव की वजह से बहुत सी जानें जो हैं वो जा सकती हैं। अपनों को बचाएं, अपनों का ख्याल रखें। और वो लोग जो मजदूर हैं वो उन टाइमिंग्स में काम करें जिस टाइम में गर्मी की शिद्दत जो है वो कम हो। तो जी बातें आप लोगों के साथ चलती रहेंगी, गपशप चलती रहेगी। हमारे साथ अभी मौजूद हैं तलहा, अकरम, मलक, फैज़ और उबैद खान जी, ब्यूरो चीफ हैं रोज़ न्यूज़ लाहौर के। और तलहा अकरम है जी नुमाइंदा रोज़ न्यूज़। इनसे हम जानेंगे, आप सबको जैसे पता है जी ईद उल अज़हा करीब है, ईद की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और जो मंडियां हैं वहां पर रश लग रहा है कि नहीं लग रहा, ये तो हम इन्हीं से जानेंगे। तो सबसे पहले इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी उबैद साहब, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप इस वक्त पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो मंडी जो शहर की सबसे बड़ी मंडी है उसमें मौजूद है लाहौर की। तो क्या सूरत हाल है, क्या इंतजामात बहुत अच्छे से हो रहे हैं, जानवरों की क्या सूरत हाल है? और ख़ास तौर पे ये जो महंगाई की वजह से सुनने में आ रहा है कि ख़रीदार कम हो चुके हैं, लोग सुन्नत इब्राहिमी अदा करने की जो है वो ताकत नहीं रख पा रहे हैं जितनी महंगाई हो चुकी है। क्या सूरत हाल है वहाँ पे, क्या देख रहे हैं आप? आज बिल्कुल सामिया, मैं बिल्कुल हकीकत है कि शहर की सबसे बड़ी मंडी के अंदर मौजूद हूँ। महंगाई का एक फैक्टर अपनी जगह पर मौजूद है, 2 गुना इजाफा हमें देखने में मिल रहा है। जिस जानवर की कीमत माजी में हमने 2 लाख रुपए देखी थी, तो इस बार उसकी कीमत 4 लाख रुपए जो व्यापारी हजरात हैं उनकी जानिब से डिमांड की जा रही है। और इंतजाम की अगर मैं बात करूं तो इंतजाम हमेशा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से बेहतर किए जाते हैं और हिदायत की जाती है खासकर इंतजामिया को, जिले इंतजामिया को, कि वो मंडी के अंदर जरूरियातें जो चीजें हैं वो जरूर तमाम तर पूरी करें। मगर आज सुबह सवेरे एक अनोखी और अनहोनी खबर हमारे सामने आई है कि जो इस वक्त लाहौर शहर का दर्जा हरारत है वो तकरीबन 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। शदीद गर्मी है और शहर के अंदर हबस का मकाम बनना शुरू हो चुका है। मगर ताहम अगर दूसरी जानिब बात करें तो इस खुले आसमान के नीचे यहाँ इस मंडी के अंदर एक बड़ी तादाद के अंदर जानवर मौजूद है। अगर मंडी की कैपेसिटी की मैं बात करूं तो 15,000 बड़ा जानवर और 30,000 छोटे जानवर इस मंडी के अंदर एज दिस टाइम अभी तक मौजूद है। और बल्कि ये भी बताया जा रहा है कि मंडी के अंदर ये कैपेसिटी ओवर हो चुकी है। मगर खुले आसमान के नीचे जहां पर ये जानवर हैं, बेजुबान है, ये खुद से जो है कि वो नहीं मांग सकते हैं कोई चीज। मगर इंसान हो तो वो बाहर अगर प्यासा है तो वो पानी की तलब करता है, वो मांगता है। तो इनके जो मालकान है जानवरों के, वो उनकी जानिब से ये आप देख सकते हैं कि मेरे साथ मौजूद भी हैं। कल 1 बजे से यहाँ पर बिजली का निजाम मुकम्मल तौर पर मुअत्तल है और बिजली यहाँ पर मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से बताया हमें ये गया है कि जनरेटर जो है वो मुकम्मल बंद है। ताहम कल 1 बजे से लेकर अभी आज सुबह का ये वक्त हो चुका है कि यहाँ पर ना बिजली है और ना ही पानी मौजूद है। जानवर और इंसान कहा जा सकता है कि दोनों ही इस शदीद गर्मी में और खुले आसमान के नीचे प्यासे और पानी से बिलखते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि ये आम जो व्यापारी हैं इनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि इनके जानवर जो हैं उसकी वजह से शदीद बीमारी के अंदर मुब्तला होना शुरू हो चुके हैं। मगर ताहम इन्होंने अपनी शिकायत मुतअद्दिद बार जो इंतजामिया के डेस्क यहाँ पर मौजूद हैं उन्हें दर्ज करवाने की कोशिश की है, उसके ऊपर अमल दरामद नहीं हो सका है। जिला इंतजामिया और जिनके साथ ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उन दोनों के दरमियान कोई आपसी झगड़े की वजह से ये बताया गया हमें जराई के मुताबिक कि ये जनरेटर बंद है, यहाँ पर ये पंखे बंद हैं। आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर इंतजामिया के खुद लोग मौजूद हैं वो इस हबस और गर्मी के अंदर बगैर इन
कूलर्स के और बगैर इस बिजली के मौजूद यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब ये दावे किए जाते हैं हमेशा के जो इंतजाम हैं वो कदरे बेहतर किए गए हैं इस साल माजी की निस्बत, मगर अगर माजी की निस्बत इस बार इंतजाम जो बेहतर किए गए हैं तो सबसे बड़ा सवाल इस वक्त ये मौजूद हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर बिजली मौजूद नहीं है जो बेसिक है, और उसके अलावा पानी मौजूद मंडी के अंदर नहीं है जो बेसिक नीड्स हैं। तो उसके साथ साथ दूसरे जो इंतजाम होंगे उनके ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा होता हुआ दिखाई देता है। गर्मी बहुत ज्यादा है, गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा। आज मैंने जब अपने शो का आगाज किया तो मैंने भी यही बात मेंशन की कि वाकई मौसम जो है उसमें गर्मी की शिद्दत बहुत ज्यादा होती जा रही है और जो जानवर होता है वो बहुत बेजुबान होता है। तो बैद साहब आपसे ये जानना चाहेंगे, जब इतनी शदीद गर्मी है और खरीदार भी कम है तो फिर ये आखिर कीमतें जो हैं कम क्यों नहीं हो रही? देखिए सामिया, कीमतें हमेशा आखिरी रोज तक जो ये कीमतें होती हैं ये आसमान की बुलंदियों को छूती हैं। व्यापारी हजरात जो होते हैं वो आखिरी वक्त का इंतजार करते हैं जिसे हम चांद रात कहते हैं। तो उस वक्त का इंतजार किया जाता है कि कीमतें जो हैं ज्यादा मांगी जाती हैं। तो उसके बाद जाहिर है जो व्यापारी हजरात और जो अपने जानवर यहाँ पर इस मंडी में लेकर आते हैं उन्होंने भी अपने प्यारों के साथ जाकर ईद उल अजहा की खुशियां जो है वो मनानी होती हैं। ताहम उसका शायद इंतजार किया जाता है और चुकी है कि यकीनन जो कीमतें हैं वो हमेशा पहले ज्यादा होती हैं, मगर वक्त गुजरने के साथ साथ उन कीमतों के अंदर कहीं कमी भी नजर आती हुई दिखाई देती है। अभी तक की जो सूरत हाल है इस वक्त जो खरीदार हैं उनकी तादाद बहुत कम है, मगर उसके साथ जो व्यापारी हजरात हैं वो खुद परेशान हाल है। उसकी वजह ये भी बताई जा रही है कि एक महंगाई का फैक्टर है जो आलमी जंग थी, जो यकीनन जो अमेरिका और उसके साथ साथ जो ईरान की जंग थी उसके बाद जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर इजाफा हुआ है, एक फैक्टर वो भी अपनी जगह पर मौजूद है। जाहिर है बेसिक्स जो चीजें हैं उनके अंदर इजाफा हो चुका है। जो उसके साथ साथ यहाँ पर उसके साथ हम देखें तो जो चारा है जानवरों का उसके अंदर भी इजाफा हुआ है। उसके अलावा जो साजो सामान है जिसके साथ जानवरों को खूबसूरत बनाया जाता है उसकी कीमतों के अंदर भी इजाफा हुआ है। रोजमर्रा जरूरियात जिंदगी की चीजों के अंदर भी इजाफा हुआ है। तो ताहम इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि जो जानवरों को ये चारा खिलाते रहे हैं, जो खल और उसके अलावा दीगर जो चीजें खिलाते रहे हैं, उसके अंदर गंदम खिलाते रहे हैं, उसके अंदर कदरे कीमत के अंदर इजाफा हुआ था। तो उसकी वजह से जानवरों के दाम इस बार ज्यादा हैं। अभी तक ये कहा जा रहा है, मगर ये भी अब वक्तन ही पता चलेगा कि जिस तरह वक्त गुजरेगा कि इनकी कीमतों के अंदर कमी आ रही है, आएगी या नहीं आएगी। मगर इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है, जानवर तो मौजूद है, बड़ी तादाद में जानवर मौजूद हैं, एक से बढ़कर एक भारी भरकम जानवर और खूबसूरत जानवर मंडी के अंदर मौजूद है, मगर जो खरीदार हैं उनकी तादाद अभी कम है। शायद खरीदार भी इंतजार करेंगे आखिरी रोज का। तो जब आखिरी रोज और आखिरी अय्याम आएंगे तो उस वक्त इनकी कीमतों के अंदर नरमी और कमी जो है वो देखने में मिलेगी। मगर जो हालात उबैद साहब आप बता रहे हैं कि ना बिजली है ना पानी है और इतनी शदीद गर्मी है, जानवर बचेगा तब तक? वो इंतजार करेंगे कि प्राइसेस तब तक आखिरी रात तक कम हो। आखिर इनको पूछगछ करने वाला, माय पॉइंट इज दैट इनको पूछगछ करने वाला कोई नहीं वहां मौजूद कि ये इतनी प्राइसेस क्यों हाई की हुई हैं। देखिए ये एक बड़ा एक सवाल है अभी तक, और आज सुबह सवेरे हम यहाँ पर मौजूद हैं और अभी देख रहे हैं हम कि बताया जा रहा है कि कल से यहाँ पर ना बिजली है और ना पानी की सहूलत मौजूद है। और इस वक्त का जो दर्जा हरारत है वो ज्यादा से ज्यादा लाहौर शहर का दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। अभी हवा हल्की चल रही है, तो कहा जा सकता है कि गर्मी में शायद वक्त गुजरने के साथ मजीद इजाफा जो है वो होगा। और कल से जिनके जानवर सेल जो हैं इंतजामिया के मौजूद हैं, मगर आप देख रहे हैं कि शिकायत सेल तो मौजूद है, वहां पर भी अमला जो है वो मौजूद नहीं है। अमला अपनी सीटों से गायब है। ये लोग यहाँ पर आते हैं शिकायतें लेकर और ये बता रहे हैं कि जी इनके जानवर जो हैं वो बीमार पड़ना शुरू हो चुके हैं। तो अगर यही सूरत हाल रही तो जानवर और इंसान दोनों का बचना जो है वो मुश्किल होगा और लोग जो है वो इसके ऊपर वाबेला करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और खासकर अगर खसूसी तौर पर इंतजाम मौजूद हैं तो सबसे बड़ा सवाल यह है कि इस वक्त कैमरे की आंख से और हमारी आंख से वो बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे हैं। और इसके ऊपर वजीर आला पंजाब को सख्ती के साथ नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि इस मंडी के अंदर इस वक्त 15,000 से ज्यादा बड़े जानवर मौजूद हैं, 30,000 से ज्यादा छोटे जानवर मौजूद हैं और जो खुले आसमान के नीचे मौजूद हैं। और अगर इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो यह भी बताया जा रहा है कि वहां पर तो टेंट की सर्विस ही मौजूद नहीं है, सहूलत ही मौजूद नहीं है। लोगों ने अपने जानवर जो है खुले आसमान के नीचे बांध रखे हैं। तो ये एक गंभीर
बेगम, जाहिर है एक अलमिया की सूरत है, और अगर यही सूरत हाल रही तो जानवर और इंसान दोनों का बचना जो है वो मुश्किल होगा। आप कह रहे हैं जी, यही दैट वाज माय पॉइंट कि दोनों का बचना मुश्किल है, तो आखिर इनको क्यों एहसास खुद क्यों नहीं होता? हर चीज़ हुकूमत की तरफ से आएगी, कोई रूल्स आएंगे, कोई सख्ती होगी, तब क्यों ये लोग सोचते हैं? हम मलिक फैज़ की तरफ आते हैं जी, वो ब्यूरो चीफ रोज न्यूज़ पेशावर से हमारे साथ मौजूद हैं जी। क्या कहेंगे इस हवाले से? मवेशी मंडी में जो है जानवर जो है वो गर्मी की शिद्दत से बीमार हो रहे हैं, और आप ये देखें कि कीमतें जो है आसमानों को छू रही हैं, ख़रीदार कम हो रहे हैं। इतनी अहम सुन्नत है जो कि एक सुन्नत की तरह, और एक हम बड़े अकीदत के साथ इस त्यौहार को मनाते हैं। ये मुश्किल हो रहा है मुसलमानों का ये अदा करना, ख़ासतौर पे पाकिस्तान में। तो क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी बिल्कुल, थैंक यू सो मच सामिया साहिबा। ये एक तो आपने सुन्नत इब्राहिमी के हवाले से अदायगी की बात की, जो लोग शदीद महंगाई की वजह से परेशान हैं, लेकिन दूसरी जानिब आपने इंतजामात की बात की और लोगों के रुझान के हवाले से आपने बात की कि आए रोज़ अशे खुर्दनोश समेत मवेशी मंडियों में भी जानवरों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। लेकिन उसके फैक्ट मैं बता रहा हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा में और स्पेशली यहाँ पर जो मवेशी मंडियाँ जो है वो सज गई है। इंतजामात के हवाले से अगर बात की जाए तो इंतजामात यहाँ पर जो मवेशी मंडी मालिकान होते हैं, जो जानवरों के मालिकान होते हैं, वो आज खुद सारी चीज़ों को मैनेज भी करते हैं, उनके लिए मुनासिब बंदोबस्त भी करते हैं। पानी का हो या इसके लिए हवा का हो, बिजली का इंतजाम हो, तो वो खुद वो लोग करते हैं जो मवेशी मंडी में जानवर लेके आते हैं। जानवरों के जो मालिकान होते हैं वो इन चीज़ों के बंदोबस्त तो खुद करते हैं। लेकिन सबसे बुनियादी मसला जो है जिसकी तरफ मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत समेत वफाकी हुकूमत का तवज्जो जो है मबजूल कराना चाहता हूँ, क्योंकि हमारी खैबर पख्तूनख्वा में जितनी भी मवेशी मंडी है, यहाँ से जितनी भी मवेशी आपको देखने में नजर आ रही है तो ये पंजाब और सिंध से लेके आते हैं। बदकिस्मती हमारी ये है कि जितनी भी मवेशी है, माल मवेशी जो लेके आते हैं मालिकान, उनको मोटरवे पे नहीं आने दिया जा रहा, तो जिसकी वजह से मवेशी मंडी मालिकान जो है उनकी जानिब से ये बताया जा रहा है, उनकी जानिब से एक शिकवा किया जा रहा है कि तकरीबन पहले जब 8-10 घंटे में माल बरदार गाड़ी पहुंच जाती थी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, तो अब तकरीबन 48 घंटे और 40 घंटे तक सफर जो है तय करना पड़ता है, क्योंकि जीटी रोड से आते हैं। तो इसकी वजह से यह भी होता है कि रास्ते में कभी कभार होता यह है कि 2-3 जानवर जो है वो मर भी जाते हैं, कभी जख्मी भी हो जाते हैं, क्योंकि रास्ता भी बढ़ जाता है, साथ ही साथ शदीद गर्मी भी है, तो जिसकी वजह से मवेशियों की कीमतों में भी इजाफा होता है। क्योंकि अगर एक मालबरदार गाड़ी जो है 8 घंटों का सफर तय करती है, तो जाहिर बात है वो अगर 30-40 हजार तक किराया लेंगे, तो अगर ये 48 घंटे तक पहुंच जाती है तो जाहिर बात है ये लाख से ऊपर पैसे लेंगे। तो यह है कि उन्होंने यह मुतालबा किया है कि जो मवेशी मंडियों के लिए जो गाड़ियां लेके आते हैं, जानवर लेके आते हैं, तो मोटरवे पे उसको आने नहीं दिया जा रहा है। हालांकि अगर उसकी तनासब से देखा जाए तो मोटरवे के ऊपर माल बरदार गाड़ियां जितनी भी हैं सब गाड़ियां चलती रहती हैं, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा जितनी गाड़ियां दाखिल होते हैं तो उनको नहीं छोड़ दिया जाता। तो उसकी वजह से एक तो कीमतों में आए रोज इजाफा तो होता रहता है, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जब इजाफा होता है, जो मालदार बरदार गाड़ियां होती हैं, जाहिर बात है उसकी रेट जो है वो बढ़ जाती है, तो इसी वजह से भी असर पड़ जाता है मवेशी की रेट्स में। लेकिन दूसरी जानिब यह है कि हमारी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर लोगों का ये सोच था, ये फिक्र था कि अब यह है कि बॉर्डर बंद हो गया है, अफगान के साथ जो बैनुल सूबाई और बैनुल अक़वामी तौर पर जो स्मगलिंग हो रही थी जानवरों की, अभी वो बंद हो गया है, लेकिन फिर भी उसकी जानवरों की कीमतें जो है आसमान से बातें कर रही हैं, तो इस पर लोग काफी परेशान है। इस मरतबा अगर देखा जाए तो लोगों का रुझान बिल्कुल नाउनी के बराबर है, क्योंकि एक तो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर महंगाई का जो तूफान है शेख खुर्दनोश का, और साथ ही साथ मवेशी मंडी मालिकान का भी रोना धोना यह है कि जब भी हम ये जानवर लेके आते हैं तो रास्ते में मुख्तलिफ किस्म की रुकावटें भी आती हैं, और जो पैसे हैं मुख्तलिफ तरीकों से उनसे बढ़ाए जाते हैं, तो इसी वजह से मवेशियों की रेट में काफी हद तक इजाफा हुआ है। तो इस मरतबा मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो मुतवस्सित तबका जो पहले से वो तो सुन्नत इब्राहिमी अदा करते थे, लेकिन अब खदशा ये है कि अभी सुन्नत इब्राहिमी भी अदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मवेशियों की कीमत में आए रोज इजाफा होता रहा है और हुकूमत की जानिब से इसके लिए कोई मुनज़्ज़म स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की जा रही, तो जिसकी वजह से लोग काफी परेशान दिखाई दे रहे हैं। और अगर जिस मवेशी मंडी में जिसमें मौजूद हो तो यहाँ पर लोगों का रश जो है बिल्कुल ना होने के बराबर है। एक और दो गाहक जो है वो आ जाते हैं, लेकिन जब भी वो पूछ लेते हैं जानवरों के रेट्स के हवाले से, जब रेट्स का उसको बताया जाता है तो इसी वजह से वो वापस चले जाते हैं, क्योंकि वो इस्तात नहीं रखते, क्योंकि मवेशियों की कीमतों में आए रोज इजाफा होता है, तो जिसकी वजह से लोग काफी परेशान भी है। और मैं समझता हूँ कि इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर जो मुतवस्सित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो सुन्नत इब्राहिमी अदा नहीं कर पाएंगे। जी आपकी तरफ से जी ब्यूरो चीफ रोज न्यूज़ पेशावर की तरफ से भी यही रिपोर्ट आई है कि नहीं अदा कर पाएंगे। जो हालात महंगाई के
नजर आ रहे हैं। तलहा अकरम हमारे साथ मौजूद है, नुमाइंदा रोज न्यूज। जी तलहा, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मवेशी मंडी इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में इस दफ़ा 6 मवेशी मंडियाँ जो हैं वो लगाई गई हैं। लहतरार रोड पर है, जापान रोड पर है, बाटा चौक पर है, इसी तरह एक ज़िया मस्जिद। तो ये 6 मंडियाँ जो है ये बाकायदा तौर पर गवर्नमेंट की जानिब से लगाई गई हैं और साथ ये भी कहा गया है कि ये 6 मवेशी मंडियाँ ही कानूनी हैं। अगर कोई और मवेशी मंडी इस्लामाबाद में कायम की गई तो वो गैर कानूनी होगी और शहरियों को ये हिदायत जारी की गई हैं वो इन मंडियों का रुख करें, यहाँ से ही वो जानवर जो है वो जानवर खरीदें। और इस वक्त मैं मंडी मवेशिया में मौजूद हूँ जो कि लहसरार चौक पर मौजूद है। तो यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल उसी तरह की है जो कि उबैद खान ने बताई है या ब्यूरो चीफ पेशावर ने बताई है। सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ नहीं है, लेकिन यहाँ पर कुछ इंतजाम ऐसे हैं जो कि गवर्नमेंट की जानिब से अच्छे किए गए, जैसे कि यहाँ पर बाकायदा टेंट की फैसिलिटी मौजूद है। इसी तरह दीगर अगर देखा जाए तो पानी की थोड़ी बहुत किल्लत जरूर है, लेकिन जानवरों को बड़ी अच्छी तरह यहाँ पर मैनेज किया गया है। और बिल्कुल जिस तरह जो ब्यूरो चीफ पेशावर बात कर रहे थे कि अब जीटी रोड से चूंकि जानवर मंडियों की तरफ आ रहे हैं और जो मोटरवे है उससे वहां से आने की इजाजत नहीं है जानवरों को, तो उसकी वजह से एक तो जो सफर है वो बहुत ज्यादा हो गया है। तो रास्ते में जो जीटी रोड पे आने की, क्योंकि एक तो रास्ता हमवार नहीं होता, कदरे मुश्किल होता है जानवरों को लाना, तो जानवरों की तबीयत भी खराब होती है। ऊपर से गर्मी, जिस तरह से आपने शो का आगाज किया तो पारा पूरे मुल्क में इस वक्त हाई है, एक हीट वेव की लहर मुल्क भर में जारी है, उसी की वजह से भी जानवरों को काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना है। तो जो इस मालिकान है, मवेशी मंडी के मालिकान, उनकी गवर्नमेंट से यही दरखास्त है कि मोटरवे को यूज करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि जो वहाँ पर 24 घंटे में एक जानवर मंडी में पहुंचते हैं वहाँ 48 घंटे, तो डबल जो फासला है वो हो चुका है। तो यहाँ पर ये सूरत हाल बरकरार है। और इसके साथ साथ मैं ये भी आपको यहाँ पर बताता चलूं कि जहाँ पर जानवर महंगे हो रहे हैं, वहीं पर ईद कुर्बान के आते ही हर गुजरते दिन के साथ मुतवस्सत तबके के लिए सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी को करना मुश्किल होता जा रहा है। उसकी वजह यह है कि जानवर तो महंगे है ही हैं। और इस मंडी की अगर मैं बात करूं तो 8 लाख से शुरू होते हैं बड़े जानवर का रेट और 16 लाख तक जाता है, जबकि जो बकरा है या छतरा है, जो छोटे जानवर हैं, उनकी अगर बात करूं तो 4 लाख उनकी कीमतों में औसतन जो इजाफा है वो 40 से 50 हजार तक इस दफा किया गया गुज़श्ता साल की निस्बत। और उनकी जो कीमत है वो भी 6 लाख से शुरू होती है। बकरे की कीमत 6 लाख से यहाँ पर शुरू होती है। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि हमें सूरत हाल वाकई में कोई खास फर्क नजर नहीं आ रहा। तला हमें वाकई में कहीं पे भी सूरत हाल में कोई ख़ास फ़र्क नज़र नहीं आ रहा। और उबैद खान जिस तरह मौजूद हैं जी इस वक्त ब्यूरो चीफ रोज़ न्यूज़ लाहौर की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में। तो उबैद आपसे दोबारा जानना चाहेंगे कि जैसे तलहा ने कहा कि 6 लाख से बकरे की कीमत शुरू हो रही है, क्या यही हालात है वहाँ पर भी? अगर इसी तरह रहा तो कहाँ से आएंगे ख़रीदार? देखिए, कीमतों के अंदर कहा जा सकता है कि 2 गुना, कहीं पर 3 गुना, कहीं पर 4 गुना इजाफा जरूर हुआ है। और जिसके बाइस कीमतें जो हैं वो आसमान के बुलंदियों को छूते हुए दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की मौजूदा सूरत हाल है कि जो छोटा जानवर है उसकी कीमत जो है 2 लाख 1.5 लाख से जायद शुरू होती है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते जानवर की खूबसूरती और जानवर के वजन के मुताबिक वो 12 लाख 10 लाख उससे अबाव भी हो सकती है। और इसी के साथ साथ जो बड़ा जानवर है, बड़े जानवर की जो मामूली कीमत यहाँ पर शुरू हो रही है वो 5 लाख से शुरू होती है। और वो जानवर की मौजूदा वजन और खूबसूरती के मुताबिक जाकर वो डिसाइड होती है कि वो कितने का सेल होगा या खरीदार ने वो कितने का परचेज करना है। दूसरी जानिब यहाँ पर भी मौजूदा सूरत हाल इसी तरह है कि आप मंडी के अंदर अपने मवेशी जो है लाकर और यहाँ पर एक मुकम्मल मैकेनिज्म के जरिए उनको यहाँ पर लाया जाएगा। तो उसके बाद उनको क्रोक किया जाएगा और यहाँ पर टीमें तो मौजूद हैं जिसमें मेडिकल और वेटरनरी कैंप जो है वो लगाए गए हैं, जहां पर अगाए बगाए डॉक्टरों को हो सकता है कि यहाँ पर चेक भी किया जाता हो। मंडी के बाहर भी हमने देखा था कि एक मेडिकल कैंप मौजूद है, वहां पर भी जानवरों को मंडी के अंदर दाखिल होने से पहले चेक किया जा रहा था कि इनको ऐसा कोई वायरस या उसके अलावा कोई बीमारी तो मौजूद नहीं है जिसकी वजह से दूसरे जानवर जो है वो मुतासिर हो सकते हैं। तो उसके साथ साथ बाहर बिल्कुल भी खुले रोड के ऊपर और खुली मकामात के ऊपर जानवर सेल करने
करने की बिल्कुल इजाजत नहीं है। जो शख्स सेल करता हुआ वहां पर मौजूद दिखाई देगा तो उसके खिलाफ कानून जो है वो हरकत में आएगा, कानूनी कार्रवाई जो है वो जरूर की जाएगी। ताहम मंडी के अंदर यहाँ पर जो व्यापारी हजरात है वो अपने जानवर लेकर आ भी अभी रहे हैं, और जबकि मंडी की जो कैपेसिटी जिस तरह मैंने बताया था कि 15,000 बड़े जानवर और 30,000 छोटे जानवर की मौजूद है, तो यहाँ पर उसके लिए मुख्तलिफ यूनिट जो है वो भी बनाए गए हैं और वहां पर जानवर मौजूद हैं, मगर जानवरों के खरीदार इस तरह से मौजूद नहीं है। और जब व्यापारी हजरात मुंह मांगे भारी दाम मांगते हैं तो जो खरीदार है वो यकीनन दबे पांव वापिस जाने पर मजबूर होता है, और शायद उसकी वजह यही अभी तक हमें जो महसूस हो रही है, जो हमारी खरीदारों से बात हुई है तो वो आखिरी अय्याम और आखिरी रोज का इंतजार करेंगे, और ताहम जो मंडी का भाव हाव ताव होगा उसके मुताबिक जानवरों को खरीद जरूर करेंगे। मगर सुन्नत इब्राहिमी अदा करना कहा जाएगा कि इस बार ईरान अमेरिका जंग के बाइस जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के अंदर मुसलसल इजाफा हुआ था तो उसके बाइस थोड़ा मुश्किल हो चुका है, क्योंकि घरेलू मामूलात जिंदगी को चलाना जहां पर मुश्किल है तो वहीं पर सुन्नत इब्राहिमी अदा करना मुश्किल है। और मुश्किल की वजह सबसे बड़ी यही है कि जानवरों के दाम इस बार बहुत ज्यादा हैं, और उसके साथ साथ व्यापारी खुद भी परेशान है, खरीदार दोनों जानिब जो है वो परेशान हाल दिखाई दे रहे हैं। मगर अभी तक की जो सबसे बड़ी परेशानी आज जो हमने देखी है कि जिस तरह इनके हाथों के अंदर ये पानी के बाकायदा तौर पर ये डिब्बे मौजूद हैं और ये अपने जानवरों को बचाने के लिए और खुद की प्यास बुझाने के लिए पानी की तलाश में दरबदर की ठोकरें खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए जी, मलिक फैज साहब और उबैद साहब और तलहा अकरम, हम आप तीनों का शुक्रिया अदा करते हैं, बहुत अच्छे से आपने रिपोर्ट पेश की, और हम इसके साथ दुआ करते हैं जी इन तमाम मसाइल का हल निकल सके, क्योंकि ये एक ऐसा हम समझते हैं एक ऐसी सुन्नत है, एक ऐसा त्यौहार आ रहा है जिसकी खुशी जो है वो वहीं पर कायम व दायम रहे जैसी वो हमेशा से चलती आ रही है, और ये आसानियाँ बांटें हम दूसरों के लिए, अपनों के लिए, और इसको हम सबको मिलके सॉर्ट आउट करना है। जो ख़रीदने वाले हैं उनको भी इस पे सोचने की ज़रूरत है, जो बेचने वाले हैं उनको भी सोचने की ज़रूरत है, और हुकूमत को भी इसके ऊपर कुछ इक़दाम करने की ज़रूरत है। तो आई विश के जी हम ये जो तमाम सूरत हाल है ये बेहतर हो जाए और इसके ऊपर हुकूमत भी नज़र सानी करे। इसके साथ ही जो टाइम होता है एक छोटी सी न्यूज़ ब्रेक का, स्टे ट्यून, मिलते हैं आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंदील मुर्तज़ा। ये वो पाकिस्तान की ख़ातून है, क्योंकि पाकिस्तान की जब भी ख़वातीन की हम बात करते हैं और जब अचीवमेंट्स की बात होती हैं और डेफिनेटली जब इस तरह की पर्सनैलिटी को हम किसी भी जगह पे उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे होते हैं तो डेफिनेटली फ़ख्र होता है। ये ऐसी ख़ातून है जो कि तिब के शोबे से वाबस्ता हैं, और इन्होंने न सिर्फ तिब के शोबे में कदम रखा बल्कि उस कदम को ऐसे रखा कि जो पूरी दुनिया के लिए इंस्पायरेशन बनी और एक मिसाल के तौर पर सामने उभरी हैं। जी हाँ, इन्होंने अपनी इस फील्ड में 17 गोल्ड मेडल्स जो है वो हासिल करके ना सिर्फ अपनी फैमिली का नाम रोशन किया बल्कि इस वतन का नाम भी रोशन किया, और उन तमाम तरह ख़वातीन के लिए जो इस वक्त हमें देख रही हैं उनके लिए एक मोटिवेशन बन के सामने आई हैं। उनसे जानेंगे उनकी ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, उनकी क्या फीलिंग्स हैं और उनके फ्यूचर के क्या गोल्स हैं। इन तमाम तर चीज़ों के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर कंदील मुर्तज़ा, और उनको वेलकम कहेंगे। कंदील, आपको सबसे पहले अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे और आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपने इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट जो है वो हासिल की। थैंक यू सो मच। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपने इंटरव्यू में आने का मौका दिया। थैंक यू जी। अच्छा कंदील, ये बताइएगा कि इतनी ज़बरदस्त अचीवमेंट हासिल करने के बाद आपकी क्या फीलिंग्स हैं? सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला की शुक्रगुजार हूँ कि उसने मुझे इतनी बड़ी कामयाबी से नवाजा है, और उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा प्राउडफुल फील कर रही हूँ। स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए भी बहुत प्राउडफुल मोमेंट है, तो मेरी बहुत अच्छी फीलिंग है, और मैं यही चाहती हूँ कि मैं आगे भी इसी तरह मेहनत करूँ, अपने पेरेंट्स का और अपने वालिदैन का नाम रोशन करती रहूँ। बिल्कुल कंदील, डेफिनेटली कोई भी बच्चा है जब वो अपनी किसी भी फील्ड में, चाहे वो स्कूल की फील्ड हो, कॉलेज, यूनिवर्सिटी और अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें कोई भी अचीवमेंट हासिल करता है तो डेफिनेटली पेरेंट्स तो सर फहरिस्त है, लेकिन इस तरह की अचीवमेंट से ना सिर्फ पेरेंट बल्कि पूरी कौम जो है वो उसका सर फ़ख्र से बुलंद होता है। लेकिन ये बताइएगा कि इस जर्नी का स्टार्ट कैसे हुआ, अपनी एजुकेशन का जो आपका बैकग्राउंड है, कैसे आपने एजुकेशन हासिल की और किन किन डिफ़िकल्टीज़ को फेस करके आज आपने ये जो सेहरा है इसको सर किया? मैं बेसिकली हरिपुर से बिलोंग करती हूँ। जो मेरी बेसिक एजुकेशन थी वो भी वहाँ से थी। जो मेरा मैट्रिक था वो मैंने गवर्नमेंट सेंटेनियल हाई स्कूल से हासिल की थी। फिर उसके बाद मैंने एफएससी गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज फॉर वुमेन से पास किया था। और ये था कि स्टडीज कभी भी उस वक्त मेरे स्टार्ट से ही गोल था कि मैं डॉक्टर बनूंगी।
और लेकिन जब मैं देखती थी कि MBBS की फीस बहुत ज्यादा होती है, वो किस तरह मैं वो करूंगी। लेकिन फिर जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो ओपन मेरिट की सीट्स होती हैं जिससे फीस बहुत ज्यादा कम होती है, फिर मैंने उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत की। इसके अलावा जो है मुझे और भी बहुत सी स्कॉलरशिप्स मिली थी। मैंने जब मैं FSC में थी, मैं मैट्रिक में थी, मुझे सतूरिद पख्तूनख्वा स्कॉलरशिप मिली बेस्ड ऑन माई FSC और मैट्रिक के मार्क्स की बेस पे। फिर उसके बाद मैंने साइंस टैलेंट फार्मिंग स्कीम का टेस्ट दिया, मुझे उसकी स्कॉलरशिप मिली। फिर उसके बाद डालडा फार्मिंग स्कीम का टेस्ट दिया था, वो भी मुझे स्कॉलरशिप मिली। तो इसलिए स्टार्ट से मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की थी और मुझे बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप्स मिली। अच्छा, तो इसलिए मुझे कभी मुश्किल नहीं हुई कि मैं कोई फाइनेंशियली फीस। ठीक है, आपने ये कहा कि आपको कभी भी फाइनेंशियल इश्यूज का सामना नहीं करना पड़ा और आपने अपनी स्कॉलरशिप्स के थ्रू जो है वो अपनी इस जर्नी को जो है वो कंटिन्यू रखा। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि यहाँ पर हम फाइनेंशियल इश्यूज की तो फिर बात नहीं करेंगे क्योंकि आपको आपकी स्कॉलरशिप्स ने जो है वो यहाँ तक पहुँचाया, लेकिन उससे पहले की एक मोटिवेशन होती है, एक इंस्पिरेशन होती है। सो वो मोटिवेशन, वो इंस्पिरेशन आपकी कौन था कि जिसने आपको यहाँ तक मोटिवेट किया? सबसे पहले तो जब मैं अपनी फैमिली में देखती थी कि मेरी बड़ी सिस्टर है जो हमारे घर की सबसे बड़ी थी, कि पहला कदम तो उनका था कि आफ्टर FSC जब उसका इंजीनियरिंग में एडमिशन हुआ, उसका भी स्कॉलरशिप पे एडमिशन हुआ। फिर उसके बाद MS, जब MS के लिए वो गई तो स्टार्ट में ही उन्होंने उनको स्कॉलरशिप के बेस तो फैमिली को भी सपोर्ट करती थी, अपने बाकी सब बहन भाई को सपोर्ट करती थी। तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए तो वो थी कि वो एक फीमेल हो कि हम सब घर वालों को सपोर्ट कर रही हैं। मेरे फादर भी ज्यादा सपोर्ट करते, लेकिन उसके साथ मेरी सिस्टर का बहुत ज्यादा रोल है कि वो मेरी बहुत बड़ी इंस्पिरेशन थी कि अगर वो कर रही हैं तो मैं भी कुछ ना कुछ करूंगी, और उस चीज के लिए मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। तो मैं कहूंगी कि मेरे कामयाबी में बहुत सा रोल मेरी सिस्टर का भी है। इसके अलावा मेरे पेरेंट्स में मेरे मामा का, मेरे पापा का, उनका भी बहुत रोल है। और मेरी मामा का रोल ये था कि वो हर एक कदम पे मेरे साथ थी। जब मैं स्टडीज करती थी, रातों को जाग जाग के स्टडी करना, वो मेरे साथ जो मेरे साथ होती थी वो मेरी मदर थी। और किसी भी जगह टेस्ट के लिए जाना, मेरी मामा हमारे साथ हमेशा खुद जाती थी। तो ये है कि मेरे लिए इंस्पिरेशन मेरी फैमिली वाले हैं। एक स्ट्रॉन्ग फैमिली सपोर्ट जो है वो आपको थ्रू आउट इस जर्नी में जो है वो मिलता रहा। जी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये होता है कंदील, अक्सर औकात हमें ये सुनने को मिलता है कि डेफिनेटली जो बच्चे पढ़ने वाले भी होते हैं, पढ़ाई से लगाव भी होता है, लेकिन स्कूल कॉलेजेस में उन्हें बड़े मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जब वो इस फील्ड में आते हैं। बड़े कंपटीशन होते हैं, क्लास का बड़ा आपका एक इशू आता है। सो इस तरह के सर्कमस्टांसेस से आप कभी गुजरी हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह से ऐसी, क्योंकि मैंने बताया मैंने ओपन मेरिट पे पढ़ा था, तो मोस्टली जो मेरे यहाँ पे लोग होते हैं वो वाले होते हैं जो हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बहुत मिडिल क्लास फैमिली के होते हैं, और बहुत एलीट क्लास फैमिली भी होती है। लेकिन कभी मुझे इस तरह की चीज नहीं हुई कि आपको कभी आपकी क्लास की बेस पे किसी ने आपको बुली किया हो या नहीं। मतलब मेरा लोगों के साथ बहुत ज्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था अल्हम्दुलिल्लाह से। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कंदील, क्योंकि बहुत से इस वक्त जो हमें लोग देख रहे होंगे उनके जहनों में सवाल होते हैं कि 17 गोल्ड मेडल सिर्फ एक ही साल में मिले, कैसे मिले, कैसे अचीव किया? सो इसकी स्टोरी बताइएगा। अच्छा, ये जो गोल्ड मेडल होते हैं वो डिफरेंट होते हैं ना, आपके हर सब्जेक्ट की बेस पे होते हैं। लाइक हमारे टोटल 5 ईयर्स में ऑलमोस्ट 15 सब्जेक्ट बनते हैं। इसके अलावा हर ईयर टॉप करने के गोल्ड मेडल्स होते हैं। इसके अलावा एक टॉप जो बेस्ट ग्रेजुएट होता है तो उसके मिलते हैं। इसलिए मैंने डिफरेंट सब्जेक्ट्स में टॉप किया, 5 ईयर्स तक हर ईयर टॉप किया, और बेस्ट ग्रेजुएट भी थी। तो ये टोटल मिला के मुझे 17 गोल्ड मेडल मिले हैं। ठीक है, तो अभी आगे और आपकी क्या ख्वाहिश है कि और कितने गोल्ड मेडल जो है वो आपने हासिल करने हैं? अभी अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट कर ली, स्पेशलाइजेशन कर रही हूँ इंटरनल मेडिसिन में यहाँ पे हैदराबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स पेशावर। और मेरी यही फ्यूचर गोल्स भी हैं कि मैं अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट करके उसके बाद कोई सुपर स्पेशलिटी करूँ और आगे जो है एक अच्छी डॉक्टर बन सकूँ और अपने लोगों की हेल्प करती रहूँ इसी तरह। सही। तो एक तो ये बताइएगा कि फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अमूमन ये होता है कंदील के, क्योंकि हमारे जो इस वक्त लोग भी देख रहे होंगे कि जो अचीवर्स होते हैं, कहा यह जाता है कि जब वो अचीवमेंट्स हासिल कर लेते हैं तो वो अपनी कंट्री को क्विट कर जाते हैं अपने बेहतर फ्यूचर के लिए, अपनी फैमिली के फ्यूचर के लिए। सो आप क्या देख रही हैं कि इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है इस हवाले से? आई थिंक सो, अगर वो लोग जो लोग क्विट करके जाते हैं वो इसीलिए जाते हैं कि उनको यहाँ पे वो वाली फैसिलिटीज नहीं मिलती, उनको वो अपॉर्चुनिटीज नहीं प्रोवाइड की जाती
जाती, और वो लोग अच्छी ट्रेनिंग के लिए, अच्छे लाइफस्टाइल के लिए वहाँ पे जाते हैं। और अगर हमारे यहाँ पे डॉक्टर ये है कि जितना भी वो मेहनत कर ले उनको उस तरह सराहा नहीं जाता, वो दिन रात उनकी ड्यूटी आवर्स इतने मुश्किल होते हैं, उन्होंने इतना ज्यादा स्टडी की होती है, उसके बाद ना उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं और ट्रेनिंग के दरमियान भी ना उनको वो पे वगैरह मिली जाती है, तो इसलिए बहुत से लोग छोड़ के जाते हैं। और जो मेरा अपना ख्याल है वो यही है कि अगर वो जाते भी हैं तो अपनी फेलोशिप्स कंप्लीट करें, अपनी बाकी डिग्रीज कंप्लीट करें, लेकिन वापस आके अपने मुल्क को सर्व जरूर करें कुछ टाइम के लिए। तो मेरे भी ये प्लान है, अगर मेरा कभी बाहर का प्लान बना तो मैं जाऊंगी, मैं अपनी फेलोशिप कंप्लीट करूंगी, लेकिन मैं अपने मुल्क के लिए वापस जरूर आऊंगी इंशाल्लाह। सर्व आपने यहीं पे करना है अपने मुल्क में ही, ठीक है। ये जो सबसे बड़ी मोटिवेशन है वो यही है कि आप को कुछ भी हो जाए लेकिन आपने सर्व अपने मुल्क को करना है। सो जाते जाते क्या मैसेज देंगी तमाम उन बच्चों को जो हमें इस वक्त देख रहे हैं कि वो खुद को कैसे मोटिवेट करें, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि आप कहीं ना कहीं जाके डीमोटिवेट हो जाते हैं। सो उस डीमोटिवेशन को कम करने के लिए मोटिवेशन सबसे ज़रूरी क्या है? सबसे पहले तो एक कि अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए आपने हार्ड वर्क करना है कि मैंने ये अचीव करना है। दूसरा, आपने कंसिस्टेंट रहना है, सेल्फ डिटरमिन्ड रहना है, और कभी भी ये नहीं कहना कि मैं नहीं कर सकता। और ये है कि डीमोटिवेशन हर इंसान को होती है, मुझे भी बहुत बार हुई थी, लेकिन मेरे सामने एक गोल था कि मैं ये गोल अचीव करूंगी। और एट द एंड आपको, जब आप मेहनत करते हो तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी रायगा नहीं जाने देते और आपको उस चीज का फल जरूर मिलता है। तो मेरे लिए मोटिवेशन यही थी कि मैं इस जब सफर में आई हूँ तो मैंने इसको अचीव करना है और अच्छी तरह से अचीव करना है। पास सब लोग हो जाते हैं, सब लोग वो कर लेते हैं, लेकिन एट द एंड नाम सिर्फ कुछ ही लोगों का याद किया जाता है कि जो लोग कुछ अचीव करते हैं। बिल्कुल बजा फरमाया आपने। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन अब मैं जब देखती हूँ कि मैंने जो मेहनत की है वो मैंने इसी दिन के लिए की थी, और अगर एंजॉय कर लेती तो मुझे कभी भी इस चीज का वो नहीं हुआ। तो मैंने जितना भी अपना टाइम मैंने अपना टाइम कभी वेस्ट नहीं किया। और जी बिल्कुल आपने बजा फरमाया कंदील के। डेफिनेटली अब जब मेहनत करते हैं किसी भी मामले के अंदर कंसिस्टेंट रहते हैं तो उसका फल आपको ज़रूर मिलता है, और फिर उसका फल ऐसे मिलता है कि आपको एक रिकॉर्ड के तौर पर जो है वो याद रखा जाता है और मोटिवेशन के तौर पर जो है वो आपका नाम दोहराया जाता है। सो बहुत सी बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आप आगे भी ऐसे ही सक्सेसफुल होती रहें, अपना और अपने मुल्क का नाम जो है वो रोशन करती रहें और अपने मुल्क को जो है वो सर्व करें। एक दफ़ा फिर से आपको आपकी इन अचीवमेंट के ऊपर हमारी टीम की जानिब से, हमारी जानिब से जो है वो बहुत ज़्यादा कंग्रेचुलेशंस, और आप इसी को जो है वो आगे कंटिन्यू रखें। थैंक यू सो मच कंदील हमारे साथ मौजूद थी। जी आपने देखी, आपने खसूसी गुफ्तगू देखी डॉक्टर कंदील मुर्तज़ा की, और हमने एक ही बात सीखी उनकी कामयाबी से कि अगर इरादे पुख्ता हों तो मंजिल दूर नहीं होती। जी तो इसी के साथ जी हमारे साथ मौजूद हैं फ़हद अल्ताफ़, नुमाइंदा रोज़ न्यूज़। उनसे हम जानेंगे जी रावलपिंडी के तारीख़ी और तिजारती मरकज़ जो राजा बाज़ार की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी। जी ये बताएं जी क्या सूरत हाल है ताज़ा तरीन राजा बाज़ार की जो रेनोवेशन हो रही है उस हवाले से। जी बिल्कुल, वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पर पंजाब भर में जो है वो खूबसूरत बाजार, मॉडल बाजार बनाए जा रहे हैं, पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट्स बनाई जा रही हैं। उसी चीज़ की एक कड़ी जो है रावलपिंडी में राजा बाजार में वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज की खुसूसी हिदायत पे 500 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो खर्च किए जा रहे हैं। यहाँ पे राजा बाजार में पेडिस्ट्रियन स्ट्रीट बनाई जा रही है, और यहाँ पे ये बताऊं कि ज़राए के मुताबिक इंतजामिया ने 31 मई को इसकी ओपनिंग करनी है। 90% काम कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको मौके की मुनासबत से बताऊं तो यहाँ पे एक तो पैदल चलने वालों के लिए जो बेहंगम ट्रैफिक थी उस बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए काम किया गया। उसके बाद सेफ सिटी कैमराज यहाँ पे नस्ब किए गए हैं, इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड कर दी गई है, और इसके साथ साथ अब एक और जो है एक और आइडिया दे दिया गया इंतजामिया की जानिब से कि जो यहाँ पे लोग आएंगे उनके लिए ट्रैफिक के हवाले से भी काफी ज्यादा मसाइल होंगे। एक 14 कनाल पर मुश्तमिल एक यहाँ पे एक जगह है, वहाँ पे 4 मंजिला जो है वो पार्किंग प्लाजा तामीर करने के हवाले से भी एक सिफारिश कर दी गई है।
और यहाँ पे ये कहा जा रहा है इंतजामिया की जानिब से 31 मई को ये कंप्लीट होगा। आप देखें कितनी खूबसूरत तस्वीर है, मैं भी आप लोगों के साथ इसको एंजॉय कर रही हूँ कि कितना खूबसूरत लगेगा वो बाज़ार जहाँ पर चलने की जगह नहीं होती थी, और बहुत से हमारे जो शहरी हैं ख़ासतौर पे इस्लामाबाद के रहायशी वहाँ पर जाना एक बहुत बड़ा अजाब समझते थे कि पता नहीं लोग कैसे वहाँ पर शॉपिंग करेंगे, कैसे गाड़ी पार्क करेंगे। तो देखिए कितना ज़बरदस्त इंतज़ाम होने जा रहा है। नो डाउट जी, मरीम नवाज़ की इस काविश पर हम उनका शुक्रिया भी अदा करते हैं और इसको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट भी करते हैं कि कितना एक अच्छी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है लोगों के लिए, कि उनके लिए आसानी की जा रही है। और ख़ास तौर पर जो वहाँ के वहाँ पर जो बेचने वाले हैं, मैं कहूँगी जो जिनके शॉप ऑनर्स हैं, उनके लिए कितनी सहूलत हो गई है, क्योंकि उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती थी। अब ये होगा कि जी जो ख़रीदारी करने वाले हैं वो भी बहुत इजीली वहाँ पर अप्रोच कर पाएंगे, और पार्किंग की भी सहूलत मुहैया की जा रही है। जी फाज साहब, आप लाइन पे मौजूद हैं? जी बिल्कुल, आपको ये बताऊं कि यहाँ पे जो खास तौर बुजुर्ग लेडी जेंट्स होंगे उनके लिए शटल सर्विस का भी एहतमाम किया जाएगा, और ये आइडिया जो है ये राजा बाजार की हद तक अभी मुख्तस किया गया है। और अगर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज दोबारा अगर यहाँ पे विजिट करती हैं तो उनको रावलपिंडी के मुख्तलिफ बाजार जो हैं वो भी विजिट कराए जाएंगे, उस हवाले से भी आइडिया लिया जाएगा। और सीनियर मिनिस्टर जो है मरियम औरंगजेब, उनकी खासी दिलचस्पी है रावलपिंडी में, और इस हवाले से आपको ये भी बताऊं कि कदीमी जो मस्जिद है उस हवाले से भी उसको अपग्रेड करने की हवाले से भी इंतजामिया के साथ बात चल रही है। रावलपिंडी का नक्शा तब्दील करने की और अच्छे तरीके से फैसिलिटेट करने की अगर कहा जाए कि रावलपिंडी की आवाम को काफी हद तक कोशिश की जा रही है। जैसे मार्का हक स्क्वायर भी है, ये भी मरियम नवाज की जानिब से एक तोहफा था रावलपिंडी की आवाम को, जो 19 अरब रुपए की लागत से बना। और एक और जराये के मुताबिक खुशखबरी जो है, लेई एक्सप्रेस वे की तरफ भी जो हुकूमत है वो उनका एक माइंडसेट बना हुआ है। तमाम तर ये जो चीजें हैं ये की इस वजह से जा रही हैं कि बेहंगम ट्रैफिक को कंट्रोल किया जाए, रावलपिंडी की खूबसूरती के हवाले से जो प्लान है वो उसको अच्छी तरीके से निपटाया जाए, और यहाँ पे आवाम की जो दिलचस्पी है और खास तौर पे रोल मॉडल बाजार बनाने का मकसद ये है कि आवाम इन बाजारों पे आए और जो तवज्जो की मरकज बने, और आवाम अच्छे तरीके से यहाँ से शॉपिंग करके भी जाए और जो बेहंगम ट्रैफिक है उससे बचा जा सके। ओके, तो आपने कहा 31 मई को ये फाइनल रेडी हो जाएगा, लेकिन उसमें अब ईद की छुट्टियां आ रही हैं, तो आपको लगता है काम डिले होगा या इसमें चलता रहेगा? ये ऑलरेडी यहाँ पे काम डिले हुआ था। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जैसे अमेरिका और ईरान का वक्त जब पाकिस्तान में आया था तो वो काफी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा था, लेकिन सरकारी छुट्टियां होंगी लेकिन लेबर को छुट्टियां नहीं होंगी, क्योंकि आपको जैसे मैंने आपको बताया कि 500 मिलियन रुपीज जो हैं इस प्रोजेक्ट पे खर्च किए जा रहे हैं, और अगर ये प्रोजेक्ट 31 मई तक कंप्लीट होता है तो ये रकम इतनी रहेगी। अगर ये प्रोजेक्ट 31 मई तक कंप्लीट नहीं होता तो दोबारा ये रिवाइज किया जाएगा। तो इंतजामिया की जानिब से सीओ अली इमरान से जब हमारी बात हुई तो उनका ये कहना है कि हमारा तकरीबन 90% काम मुकम्मल हो चुका है, 31 मई तक हर मुमकिन कोशिश होगी कि हम मुकम्मल करें। और यहाँ पे आपको ये भी बताऊं कि इससे कबल भी रोज न्यूज को इंटरव्यू देते हुए सीओ अली इमरान जो है MCR के, उन्होंने ये 31 मई डेडलाइन दी थी। तो उम्मीद है कि जब इंतजामिया ये कह रही है 31 मई, क्योंकि जो मेन काम थे जैसे केबलिंग के हवाले से अंडरग्राउंड की गई, सेफ सिटी कैमरे लगाए गए थे, मुख्तलिफ जो वॉल्स लगाई गई थी, और इसके बाद जो अभी टफ टाइल लगाई जा रही हैं और शिफ्टिंग का जो प्रोसेस था वो तो काफी ज्यादा किया जा चुका है। तो अब जो सिर्फ ब्यूटिफिकेशन के हवाले से काम रहता है, तो इस हवाले से जो काम जो है वो दिन रात जारी है, और वो काफी पूरी उम्मीद है कि 31 मई को वो इसका इफ्तिताह करेंगे। बिल्कुल ठीक, थैंक यू सो मच फाज साहब। हमारे साथ जी अभी मौजूद हैं अंजुम खान जी, माहिर एस्ट्रो हीलर हैं, एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, और हमेशा हमें आकर बताती हैं कि जी सितारे क्या कह रहे हैं आपके। तो आज भी उनसे यही जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। अंजुम जी क्या कहेंगी, क्या कह रहे हैं आज सितारे हम सब के? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, और मुझे ये बताइए यू प्रीटी फेस, आप कहाँ थी इतने दिन से? प्रोग्राम में नजर नहीं आ रही थी मुझे। तो नहीं जी, मैं अपने टाइम पे ही करती हूँ, बस वो थोड़ी सी तबीयत मेरी एक दिन बस, आई थिंक मैं तो हमेशा अपने टाइम पे मौजूद होती हूँ। एक दिन हुआ था कुछ बस एक छोटा सा, मैं क्या बताऊँ पब्लिक को एक छोटा सा, हमारे साथ भी कुछ ना कुछ हो जाता है, तो मैं आ नहीं सकी थी, इस वजह से एक दिन मैंने ऑफ लिया था, बाकी तो मैं मौजूद होती हूँ।
अच्छा अच्छा, चलो। एंड बाय द वे थैंक यू सो मच अंजुम, आपने मुझे मिस किया तो मुझे लगता है पूरी आवाम ने भी मिस किया होगा, आप सबने मुझे मिस किया, एंड थैंक यू सो मच। खुश रहें, ब्लेस्ड रहें, अल्लाह पाक आपको सेम लंबी टू यू, सेहत आप भी हमेशा खुश रहें और और इस खुशी खुशी में बताएं कुछ अच्छी अच्छी बातें सितारों की। अच्छी बातें तो यही हैं कि अभी जुपिटर ने मूव कर जाना है जून के फर्स्ट वीक में, और काफी लोगों की के बारे में प्रिडिक्शन है। अब अकॉर्डिंग टू देखिए साइन है कि उनके साइन में ये बना हुआ है, यानी कि ये साइन प्रिडिक्ट हो रहा है। उसमें ये नजर आ रहा है कि जिन बच्चियों या बच्चों की शादियां प्रिडिक्ट हो सकती हैं या उनके उसमें बर्थ चार्ट में नजर आ रहा है तो उनकी शादियां हो जाएंगी। काफी चीजें जो है ना पाइपलाइन में रुकी हुई थी चल पड़ेंगी। हो सकता है ये सीज फायर और भी लंबा लिंगर ऑन कर जाए, और ये सारी चीजें इस तरह से देखने में आ रही हैं। पहली खुशखबरी तो ये है, और दूसरी खुशखबरी ये है कि अभी मरीख मार्स ने अपनी जगह, यानी कि वो रूलर साइन है एरीज का, और एरीज में आया है। बुरी बातें इसमें ये है कि जिनके कुछ लोगों को मैंने देखा है कि उनको ब्लड की डिजीज स्टार्ट हो गई है, किसी को कोई मसला है, किसी को कुछ मसला है, किसी को इन्फेक्शन हो गई है, तो वो थोड़े से उसके सदकात करें तो वो बेहतर उसमें हो जाएंगे। एरीज का यहाँ आना है कि यानी कि जिन जिन मुल्क में कंट्रीज में आर्मी का ज्यादा रोल है या वो एरिया जो है ना वो ज्यादा स्ट्रांग होते नजर आ रहे हैं, कि जैसे कि लाइक हमारी कंट्री में भी उसमें फोर्सेस का जो है वो ज़ोडिक हाउस में हमारा जबरदस्त है, तो ज्यादा फोर्सेस को कोई ना कोई बेनिफिट मिलता नजर आएगा। काफी सोल्जर्स जो हैं वो उनको जिसे कहते हैं ना ब्रेवरी के, उनके वो मिलेंगे, मेडल्स मिलेंगे, और इस तरह से चीजें आगे पीछे होंगी, इस ऐसे ये नजर आ रहा है जी। ओके ये तो एरीज, तो बाकी जो स्टार्स हैं उनके हवाले से अगर आप बताना चाहें तो, क्योंकि अभी आई थिंक अभी कौन सा स्टार का अभी कौन सा मंथ चल रहा है, इट्स मई, तो मई में आई थिंक हाँ इसमें हम टॉरस एंड जेमिनाई को, हाफ टॉरस हाफ जेमिनाई को हम रीड करते हैं, बल्कि हाफ एरीज और हाफ टॉरस को रीड करते हैं। अभी हम टॉरस के उसमें चले गए हुए हैं ज़ोडिक, तो टॉरियंस के लिए भी ये है कि उनके खर्च अखराजात तेज हुए हुए होंगे और काफी चीजें उनके लिए मुश्किलात माइट भी, उनको कोई ब्लड का कोई खुदा ना खास्ता इन्फेक्शन, या ओवरसीज से उनको बड़े अच्छे ऑर्डर्स भी मिल सकते हैं जो ऑलरेडी मतलब वेंडर्स हैं ओवरसीज के जी। और इसी तरह आगे बढ़ते हैं। जेमिनाई के लिए भी अच्छे साइन हैं। जेमिनाई को तो बड़ा सुकून मिलेगा, जुपिटर ने उनका 8th हाउस छोड़ना है, जेमिनाई को रेडी हो जाएं, वो तो मूव करने वाले हैं। कुछ जेमिनाई के प्रोजेक्ट जो है वो ऑनलाइन चल रहे थे, बाहर जाने के लिए वो लोग चल पड़ेंगे। 2 जून को आप देखिएगा बहुत सारे लोग फ्लाई करेंगे, 3 और 4 जून को ये जेमिनाई के लोग होंगे। और जेमिनाई का वैसे भी जो है ना वो काफी अच्छा टेन्योर चलने वाला है। तो अंजुम अगर वो फ्लाई नहीं करेगा कोई जेमिनाई तो वो क्या कहेगा? तो वो फिर इसका मतलब है कि वेरी सिंपल कि वो उन लोगों ने कोई तैयारी नहीं की हुई, या उनका अभी प्रोजेक्ट अभी प्लान नहीं बना। देखिए ये डिपेंड्स ऑन आपकी कितनी आपने स्ट्रगल की हुई है, या आपकी कितनी वो जिसे कहते हैं पार्टिसिपेशन है आपकी जॉब में, डेडिकेशन है उसके अंदर, बिजनेस में। तो अकॉर्डिंग टू दैट है। जो छोटी एज के हैं हम उनको नहीं कह सकते, यूथ के लिए बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ माइट भी किसी को स्कॉलरशिप मिल जाए, उन्होंने अच्छा वो किया हुआ हो, तो फिर उनको कोई जाने से नहीं रोक सकता। ये इस तरह से है। ओके जी जी, तो मैं अच्छा जेमिनाई और ये आपने बता दिया, और बाकी सितारों के भी अच्छे हालात चल रहे हैं कि थोड़े डाउन ही समझे हम? नहीं डाउन तो देखिए इंडिविजुअली तो बहुत सारे, अगर दूसरों के खराब चल रहे होते हैं तो कुछ लोगों के बहुत अच्छे चल रहे होते हैं। अब यही बात है कि उनका साइन जो है वो जेमिनाई का ही है, लेकिन वो कुछ लोगों को प्रॉब्लम चल रही है क्योंकि उनके बर्थ चार्ट में वो चीजें ठीक नहीं थी। आगे बढ़ते हैं, अगर हम लियो को देख रहे हैं, लियो के लिए भी अच्छा वो है, बॉसेस वगैरह से उनकी अच्छी बनने वाली है। और उसके अलावा ये है कि वो
अभी मूव करते नजर आ रहे हैं, अपनी जगह को छोड़ के किसी और जगह को चलते हुए। थोड़े से उनके हेल्थ इश्यूज हैं लियो के, और वो अपना हार्ट वगैरह का ध्यान रखें। वर्गोइंग के लिए बहुत आला मैं समझती हूँ कि नजर आ रहा है। वर्गोइंग तो बल्ले बल्ले हुआ है और थोड़े से एक्सपेंडिचर्स उनके हाई हुए होंगे, लेकिन ये है कि वो थोड़ा सा अपना एब्डोमेन और लोअर बैक ये वो चीजों का ध्यान करें जो ओल्ड एज हैं। लिब्रियन के लिए भी बहुत आला टाइम चल रहा है, स्टार्ट हो गया हुआ है। इंडिविजुअली मैं कह रही हूँ कुछ लोगों के खराब भी हो सकते हैं, लेकिन डिपेंड्स ऑन चार्ट और डिपेंड्स ऑन उनके उस पे। आगे बढ़ते हैं। स्कॉर्पियन के लिए अच्छा टाइम है। स्कॉर्पियन को कोई लॉटरी भी निकल सकती है। स्कॉर्पियन ने अगर स्ट्रगल की हुई है तो ऑफिस में उनको बड़ी फेवर मिलेगी, कोई नया उनका जिसे कहते हैं इंक्रीमेंट्स वगैरह या इम्प्रूवमेंट या कोई प्रमोशन होती नजर आ रही है। सैजिटेरियस के बारे में, सैजिटेरियस का अपना रूलर साइन है जुपिटर, और जुपिटर जो है वो देखें वहां पे रूल कर रहा है और उस वक्त वो उसमें आने वाला है पावर में। तो सैजिटेरियस तो बहुत अच्छे जाने वाले। शर्त ये है कि वो रिलीजियस हों, शुरू से डे 1 से अगर रिलीजियस रहेंगे, क्योंकि उनका रूलर जो प्लैनेट है वो जुपिटर है। जुपिटर का मतलब ये है कि आपको नमाज, परहेजगारी, तौहीद और अपने बुजुर्गों का ध्यान करना है, बुजुर्गों का। मैं तो समझती हूँ ये हर स्टार को करना चाहिए, हर बंदे को करना चाहिए। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि जुपिटर ने ओवरऑल जो है ना, अल्लाह ताला ने उसको इतनी पावर दी हुई है कि वो जो गुड लक, फेम और प्रॉस्पेरिटी, गोल्ड, अच्छा हस्बैंड, अच्छी औलाद, अच्छा एनवायरनमेंट, ये सब अल्लाह ताला ने, और विजडम, एजुकेशन, मेंटोर, ये सब अल्लाह ताला ने जुपिटर को ही सौंप दिया है कि भाई तुमने ना लोगों के साथ इस चीज को डिस्ट्रीब्यूट करना है और देखना है कौन कितने काबिल है, उसको कितना शेयर मिलना चाहिए। ये कुछ इस तरह से है जी। ओके अच्छा, अगर हम ग्लोबली सिचुएशन देखें तो उस पर आप क्या असरार समझती हैं कि कैसा चलेगा अभी ये जो आपने कहा कि एक्सटेंड हो जाएगा? इसके अलावा क्या हालात चेंज होने वाले हैं? क्या ट्रंप जो इलेक्शंस आएंगे उसमें वही दोबारा इक़्तिदार में आएगा? किस तरह से चाइना के साथ उनकी सिचुएशन चलेगी? ईरान, इजराइल, और अगर हम गज़ा या फ़लस्तीन के हवाले से बात करें तो क्या समझती हैं आप, किस तरह से आप देख रही हैं इन हालात को? हाँ देखें, ये काफी लंबा क्वेश्चन आपने एक ही उसमें सांस में कर दिया। ट्रंप अगर एडमिनिस्ट्रेशन को देखें तो वो बहुत ज्यादा उनकी खींचातानी हो रही है उनकी अपनी कांग्रेस के अंदर ना, वो ड्यू टू यही सब्जेक्ट, ये जो वॉर है और वो सारे ऊपर से उनका ना बिल बहुत बड़े बड़े बन रहे हैं। दैट्स वाई ना अभी उनको ये इस चीज को उन्होंने ना यानी कि बैकअप पे लेके जाना है कि किसी तरीके से वो जो नेक्स्ट उनका इलेक्शन है ये जो आ रहा है मिड टर्म, इसके अंदर वो थोड़ा सा इनका ना दबाव नजर आ रहा है। अभी थोड़ा सा इनकी कोई हेल्थ के भी इश्यूज नजर आ रहे हैं साहब के, प्रेसिडेंट साहब के। तो बाकी रह गया ईरान के साथ, तो ये थोड़ा लंबा होगा, ये इतनी जल्दी वाइंड अप होने वाला नहीं है। मैंने आपको पहले ही प्रेडिक्शन की थी कि अगली जंग पानी पे या पानियों में होगी। चीजें ना स्टेटस को में जाती नजर आ रही हैं। और अभी अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से तो आगे सैटर्न, जुपिटर के बाद बिग जो है ना प्लैनेट जो हमें वो देता है, एनर्जी देता है, वो सैटर्न है। सैटर्न एक्चुअली ना दुख का नाम है, दुखियारी जिंदगी, दुखियारे लोग, सैटर्न है। तो सैटर्न जो है ना वो एरीज में जाने वाला है, और अभी वो कहाँ बैठा हुआ है? पानी में। और एरीज क्या है? फायर है। तो अभी आप सोचें कि वो ठंडा कूल या कोई चीज एकदम पानी में जाए ना तो भस्म करके कुछ होता है, तो वो एक शेडो बनेगा जिसके अंदर अभी ये सारी चीजें ना वहां जाके फ्रीज होंगी। उसके बाद जो है ना 2027 के नवंबर दिसंबर में ना कोई बहुत बड़े चेंजेस हैं। अल्लाह खैर करे कि वो कोई अच्छे चेंजेस हों, क्योंकि नजर यही आता है कि जब वो वहां जाएगा तो वो आप समझ लें कि पानी और आग और पेट्रोल, ये सारी चीजों का ना वहां पे वो होने वाला है कंबाइन। हमें ये तो समझ नहीं है कि आग, पेट्रोल ये सब क्या करेंगे, लेकिन हमें ये समझ आ गई कि आप ये कहना चाह रही हैं कि नवंबर दिसंबर में कोई बहुत बड़ा चेंज दुनिया में आप देखेंगे, राइट? यस, ये जो मैं 2027 की बात कर रही हूँ जी। अच्छा, तो 2027 उसकी तैयारी अभी से चल पड़ी हुई है। हाँ जी। अच्छा, और ये तैयारी कौन कर रहा है?
ये अल्लाह के हुक्म से ही हो रही है ना। ओके, देखिए ओके, हम तो नहीं इसको रोक सकते चीजों को, और मतलब इसमें वैसे इंसानी भी हाथ का दखल नहीं होगा, आप ये समझते नहीं, हैं? ये देखें, ये अल्लाह ताला के हुक्म से प्लानिंग सारी चली थी। ये एक दुनिया का एक तरह से खात्मा भी है। 2000 ये अब जो सैटर्न बैठा हुआ है ना, पाइसिस जो है ना, आखिरी घर है, आखिरी घर। उसके बाद नई जिंदगी आती है एरीज में, सर से हमारे स्टार्ट होता है एरीज। तो उसने वहां से नया दौर शुरू करना है। अब वो नया दौर हम देखते हैं कि क्या होगा, तो उसकी मूवमेंट जो है ना, उसके हिसाब से हमें फिर सारी चीजें देखनी होंगी। अभी हम सारी चीजों को वाइंड अप करके चल रहे हैं, और जुपिटर ने नए 12 साल का इफ्तिताह कर दिया पाकिस्तान के लिए। मैं आपको कहती हूँ कि अच्छी खबरें ही होंगी इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह, बेशक इंशाल्लाह। जंग में आए, थोड़ी थोड़ी आए, लेकिन आएंगी। लेकिन आपके उससे रेफरेंस से मैं ये अपने यूथ को एक जरूर पैगाम दें कि प्लीज जो भी एजुकेशन ले रहे हैं उसके साथ स्किल्स, हैंड्स, हाथों के काम जरूर सीखें। उसमें कोई भी टेक्नीशियन हो सकता है, उसमें गार्डनिंग हो सकती है, उसमें कुछ भी हो सकता है। खाड़ी पे काम करना, कुछ भी, एनीथिंग, टीवी वगैरह का जो ये क्या कहते हैं, कोई भी एयर कंडीशनिंग का काम जिसमें स्किल्स हाथ जरूर उनके सीखनी यूज हो। चाहिए। बिल्कुल जी, ये दौर भी स्किल्स का है, और अपनी हाँ। डिग्री के साथ साथ हम भी यूथ को अक्सर यही बात कहते हैं, और हमारे साथ अक्सर इस तरह के गेस्ट मौजूद होते हैं जो स्किल्स डेवलपमेंट पे काम कर रहे होते हैं। थैंक यू सो मच अंजुम, बहुत अच्छा लगा। इसके साथ ही जी हमारे साथ मौजूद है राना उमैर, नुमाइंदा है रोज न्यूज़ के। जी अस्सलाम वालेकुम, आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम, आवाज आ रही है? आप जी जी बिल्कुल, बहुत ज़बरदस्त आवाज़ आ रही है, लेकिन ये ज़बरदस्त बजट भी आ रहा है कि नहीं आ रहा, ये आप हमें बताएंगे। देखिए, अभी मुख्तलिफ तजावीज़ और मुशावरत तो जारी है, आखिरी फैसला अभी हो नहीं सका क्योंकि अभी मुख्तलिफ ऑप्शंस जो हैं वो ज़ेरे गौर हैं। मुख्तलिफ IMF के सामने जो हैं वो तमाम पहलू रखे जा रहे हैं। तो बजट की अभी जो डेट है वो 1 जून है। इसमें रद्दोबदल पॉसिबल है, अभी हतमी डेट नहीं है क्योंकि अभी IMF 2 दिन अभी पाकिस्तान में स्टे करेगा। मुख्तलिफ तजावीज़ FBR की जानिब से तवानाई के सेक्टर्स में, इनकम टैक्स, अच्छा, इस उमैर साहब, डिपार्टमेंट के हवाले से सॉरी टू मुख्तलिफ तजावीज़ जो है वो अभी जारी हैं। उमैर साहब सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप बात करें FBR की, तो FBR के जो नाकामी हुई है टैक्स चोरी के हवाले से, उसके बाद किस तरह के दावे सामने आने वाले हैं? देखें, बिल्कुल FBR का एक अभी दावा और कुछ प्रोमिसेस हैं जो IMF के सामने रखे हैं, क्योंकि FBR 683 अरब का शॉर्टफॉल था जिसमें जो IMF है उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था। उसके बाद जो रिटेलर टैक्स है वो पॉलिसी जो है वो IMF से शेयर की है, जिसमें मुख्तलिफ ऑप्शंस होंगे खाद सेक्टर में, सीमेंट, शुगर, तंबाकू। तो इसमें जो है वो नए जो पॉलिसीज हैं वो नाफिज कर दी गई हैं FBR की जानिब से, और इस पे जो है वो IMF को आगाह भी कर दिया गया है FBR की जानिब से, क्योंकि कुछ रूल्स हैं, कुछ पॉलिसीज हैं जिसमें जो है वो उम्मीद है कि 200 से 300 अरब रुपए जो है वो सालाना इकट्ठे होंगे, और इसमें परसेंटेज भी इंक्रीज की जा रही है। इसमें आपको बताऊं कि जो मार्च का हिस्सा था उसमें जो है वो एक डिजिटल इनवॉइसिंग स्कीम जो है वो FBR मुतारफ करवाने जा रहा है, जिसमें जो है वो मार्च 2026 तक 431 भर्तियां होंगी, और फिर जून, चूंकि अगले महीने बजट है, उसमें जो है वो 391 जो है वो भर्तियां होंगी उसकी FBR की जानिब से। तो ये कुछ अफसरान हैं जिनकी तैनाती इसीलिए की जा रही है कि जो ये टैक्स है, जो रिटेलर्स टैक्स है खाद पे, उस पे जो है वो इजाफी चार्जेस इकट्ठा किया जाए। ओके, तो ये जो खाद पे, शुगर पे, सीमेंट पे, तंबाकू हो गया, और ये जो हमारी सनती पैदावार हो गई, इसके लिए किस किस्म का निज़ाम जो है वो नाफिज किया जा रहा है? देखें, इसमें जब भर्तियां होंगी, कुछ अफसरान होंगे, तो टैक्स पॉलिसीज शेयर की जाएगी कि इतने परसेंट जो है वो सनती पैदावार और जरी शोबे में, जैसे मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ जो सूबे हैं उसमें जो है वो जरी तरक्की के लिए 1.6 ट्रिलियन रखा गया IMF के कहने पे, चूंकि अब IMF FBR को तहफ़्फ़ुज़ का कर चुका है क्योंकि शॉर्टफॉल भी है। तो अब जो ये जो सेक्टर्स हैं जिसमें तंबाकू हो गया, सीमेंट, शुगर्स होगी, इसमें 200 अफसरान तैनात किए जाएंगे। फिर वो अफसरान जो है वो पॉलिसीज बनाएंगे टैक्सेस के हवाले से, तो वो चेयरमैन FBR से शेयर की जाएंगी। फिर देन आगे जो है वो जो चेयरमैन FBR है वो हुकाम के सामने रखेगा जो कि IMF हुकाम होंगे। अच्छा, इसके साथ साथ कहा जा रहा है जी, फिक्स्ड स्कीम के तहत सालाना 20 करोड़ की सेल पर 1% टैक्स वसूली होगी।
इसके हवाले से क्या कहेंगे? देखिए, ये टोटल जो डेटा शेयर किया गया है ताजरों का वो 30 लाख है, ठीक है। उसमें जो है वो सालाना अगर 20 करोड़ की इसमें आमदन मतवक्को होती है तो उस पे 1% जो है वो चार्ज किया जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया, अभी जो टैक्स पॉलिसीज है, अभी इनका डेटा जो है वो फिगर आउट नहीं हुआ कि सालाना जो है वो कितना टैक्स जो है वो इनसे लिया जाएगा ताजरों से, क्योंकि अभी इन्होंने 1% पे शेयर किया है। अब ये आगे जो पॉलिसी है ये IMF से शेयर की जाएगी, फिर IMF उनको गाइडलाइन देगा कि आपने सालाना 20 करोड़ पे कितने फीसद जो है वो रखना है। ओके तो अगर हम इसको टैक्स में जो दहिंदगान के लिए डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम आ रहा है उसको अपनाना कह रहे हैं जी, लाजमी करार दे दिया जाएगा, ये किस तरह से सिस्टम चलेगा? देखें, ये इनवॉइसिंग जो सिस्टम है ये बेसिकली IMF से एक स्कीम शेयर की गई थी, क्योंकि IMF ने इस पे रजामंदी जाहिर की है इनवॉइसिंग सिस्टम पे। तो ये डेटा जैसे हम खुद को फाइलर और नॉन फाइलर कंसीडर करते हैं, तो इसी तरह ये स्कीम होगी जो कि ताजरों के लिए होगी, जो ये मुख्तलिफ किस्म के जो बिजनेसेस कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, तो ये उसके लिए होगी। जो 30 लाख के करीब ये FBR की फिगर आई है। अब जो इनवॉइसिंग डेटा अपनी शेयर नहीं करेगा, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं करवाएगा, तो वो इस किस्म का जो कारोबार होगा वो आगे जो है वो कंटिन्यू नहीं कर पाएगा। ओके और इसकी डेडलाइन क्या दी गई है? डेडलाइन जून तक, एक 2 तारीखें उनको पहले सामने आई थी। एक तो जून की थी, क्योंकि अभी मुशावरत जारी है, तो वो तारीख बढ़ा के जो है वो 31 जुलाई कर दी गई है। बजट से 1 महीना बढ़ा दी गई है, 31 जुलाई 2026 अभी डेडलाइन दी गई है। ओके और अगर ये डिजिटल इनवॉइसिंग सिस्टम ना अपनाया गया, बहुत से ताजिर हैं जो हर साल हम यही सुनते हैं कि नया निज़ाम आता है और फिर बहुत से लोग उसको नहीं अडॉप्ट करते, तो इस दफ़ा क्या उसके लिए पनिशमेंट करार दी गई है? पनिशमेंट 2 किस्म की अभी हुकाम FBR के मुताबिक आई है। पहली तो ये है कि अगर ये इनवॉइसिंग सिस्टम नाफज वो अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करते तो उसमें जो है वो पनिशमेंट उनको टैक्सेस के जरिए रजिस्ट्रेशन फीस अभी तक वो भी FBR के सामने नहीं आई। लेकिन हुकाम का यही कहना है, FBR का जो हुकाम है, कि अगर ये रजिस्ट्रेशन अपनी नहीं करवाते तो उनकी जो फीस होगी वो डबल हो जाएगी, और जब वो रिप्लेसमेंट अपनी करेंगे पेमेंट, तो उसमें भी जो है वो टैक्सेस जो है वो 9 से 11% जो है वो उनको अदा करना पड़ेगा। ओके और कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट जो टैक्स दहिंदगान है उनके लिए किस तरह का सिस्टम बनाया गया है? देखिए, अभी उनकी तक कोई किस्म पॉलिसी अभी नहीं आई, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर का वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा है कि रिलीफ दिया जाए। अभी कुछ देर कबल ही एक FPCCI की जानिब से भी एक ये खबर आई थी कि उन्होंने जो इनकम टैक्स हैं उनको कम करने का कहा है, चूंकि इनकम टैक्स जो है वो ज्यादातर तनख्वाहदार तबके और कारोबारी शख्सियत पे ही लागू होता है। तो इसलिए उन्होंने ये भी तजवीज दी है कि जो नॉन टैक्स हैं उनकी जो है वो परसेंटेज कम की जाए, और जो स्लैब है वो 6 लाख से बढ़ाकर 12 लाख की जाए। ओके 6 लाख से बढ़ा के 12 लाख कर दी जाए। और मार्च 2026 तक जी हमारे सामने आ रहा है 431 नए ऑडिटर्स भर्ती होंगे, जून तक मजीद 396 भर्ती होंगे। इज इट ट्रू? जी बिल्कुल सही। अच्छा तो ये जो है इसका जो जब बजट आएगा उसके बाद ही हम जो हैं कोई हतमी नताइज हमारे सामने आ सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसके साथ जी अभी हम आपके साथ न्यूज़ शेयर करने वाले हैं, जो कि न्यूज़ काफ़ी दिनों से जो है वो गर्दिश में है, सोशल मीडिया पर न्यूज़ की जीनत बनी हुई है, लेकिन आखिर उसका जो है कोई हल या उसकी कोई ऐसी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आखिर उसका हल क्यों नहीं निकल रहा, क्यों सज़ा नहीं हो पाती। मुजरिम आपके सामने होता है, हर चीज़ सामने होती है, लेकिन एट दी एंड जब वो अदालत में जाती है तो वो एक डिफरेंट सिनेरियो बन जाता है, डिफरेंट एक सिचुएशन क्रिएट कर दी जाती है। अवाम इस सूरत हाल से बहुत परेशान हो रही है। जी बिल्कुल आप समझ गए होंगे मैं बात करने जा रही हूँ जी मुंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार पिंकी के हवाले से। जी पिंकी के लिए खसूसी सिक्योरिटी प्लान जो है वो तैयार हो गया है। पुलिस के हाथों गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी जो है उनकी सिक्योरिटी के लिए खसूसी प्लान तैयार किया गया है। बगदादी थाने के लॉकअप और बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल
हाई अलर्ट कर दी गई है। सीनियर सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस एसएसपी जनूबी के दफ्तर से जारी अहकामात के मुताबिक मुंशियात फरोशी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी की हिफाजत के लिए जारी सिक्योरिटी प्लान तरतीब दे दिया गया है। एक एसपी, 2 एसटीपीओज, 3 एसएचओज समेत 40 एहलकार तैनात कर दिए गए हैं और मुल्ज़िमा की कड़ी निगरानी के लिए 2 शिफ्टों में नफरी तैनात कर दी गई है। क्वेश्चन मार्क तो मेरा ये है कि आखिर इतनी सिक्योरिटी, तो आखिर इसके पीछे क्या रीज़न है। अनमोल उर्फ पिंकी की सिक्योरिटी के हवाले से बताया गया कि पहली शिफ्ट सुबह 8 से रात 8 और दूसरी शिफ्ट जो है रात 8 से सुबह 8 बजे तक होगी। लेडी पुलिस एहलकारों की 24 घंटे मौजूदगी यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। इसी तरह लॉकअप और इतराफ़ में लम्हा लम्हा सीसीटीवी मॉनिटरिंग की जा रही है। लॉकअप के अतराफ छतों पर भी स्नाइपर्स जो हैं वो तैनात कर दिए गए हैं। इतनी एहतियात में, इतनी हिफाजत में जी अनमोल उर्फ पिंकी को रखा जा रहा है, जो कि पूरी दुनिया ने देखा, सोशल मीडिया पे देखा कि किस तरह से उनकी ऑडियो सामने आई, किस तरह से पुलिस ने रिमांड लिया, किस तरह से वो अदालत तक गई और किस तरह से सिचुएशन को ट्विस्ट हो गई वहाँ पर जाकर। तो ये हमेशा से होता आया है, जब भी कोई मुजरिम किसी को पकड़ा जाता है तो वो सज़ा पहुँचने से पहले ही इस कि जो है कोई ना कोई इस तरह की बात हो जाती है कि सज़ा नहीं मिल पाती है या एविडेंस जो है वो पूरी तरह से मौजूद नहीं होते। एनीहो, इस हवाले से मीडिया भी अपना किरदार बहुत ज़्यादा अदा कर रहा है। हमने देखा कि उनके एरिया में भी जाकर पूछताछ की गई, उनकी तमाम एक्टिविटीज़ बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस हैं। इस हवाले से जारी हुक्मनामे में कहा गया है कि अदालत मुंतकली के दौरान सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए जाएँ। मुल्ज़िमा को अदालत लाने और ले जाने के लिए खुसूसी मोबाइल स्क्वाड तैनात कर दिए जाएँ। एसपीज़, एसटीपीओज़ और एसएचओज़ को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। जी, हमारे पास यही क्वेश्चन रेज़ हो रहा है हम सबके जहनों में कि आखिर अनमोल उर्फ पिंकी अगर पुलिस की हिरासत में है और सिक्योरिटी पहले से मौजूद होती है पुलिस के पास, तो इतनी सख्त सिक्योरिटी की आखिर रीज़न्स क्या हैं, आखिर पिंकी को किससे ख़तरा है, ये इंफॉर्मेशन हमें पुलिस ने अभी तक नहीं दी। एनीहो, ये तो थी जी अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से हमने आपके साथ न्यूज़ शेयर की, जो कि आपने देखा कि उनके जो हिफाजती उनके लिए है, उनकी हिफाजत के लिए जो है वो काफ़ी जो है उसको टाइट कर दिया गया है। उनका जो लॉकअप है उसके तरफ छतों पर भी स्नाइपर्स जो है तैनात कर दिए गए हैं और जो ड्यूटीज़ हैं वो रात 8 से सुबह 8 और सुबह 8 से रात 8 बजे तक जो है वो इस तरह से जो हैं एसपीज़, एसटीपीओज़ और एसएचओज़ को जो है वो जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं। तो ये तो थी अनमोल उर्फ पिंकी के हवाले से ख़बर। इसके साथ जी हमारे साथ अभी हम आपको बताएंगे जी वफाकी बजट के हवाले से 2026 से 27 अभी हमने बात की, जिस तरह आपने देखा आदिल साहब से बात की IMF के हवाले से भी। तो इसमें हम आपको ये बताते चलें कि किसानों को तहफ़्फ़ुज़ जो है वो फराहम किया जाए और इसी तरह बड़े ज़मींदारों और कमर्शियल ज़रूरी कारोबार को टैक्स नेट में लाने की सिफारिश भी की गई है। इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया है जी ये कहाँ पे है जी माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि सन्नतों और बरामदी शोबे को बिजली और कर्ज़ों की कम लागत फराहम किए बगैर माशी तरक्की मुमकिन नहीं। इनके मुताबिक बरामद कंदान और इजाफी टैक्सों और रिफंड में ताख़ीर का ख़ात्मा किया जाना चाहिए ताकि आलमी मंडी में पाकिस्तान की मुसाबकत बहाल हो सके। नो डाउट हमारा जितना अच्छा इम्प्रेशन और जितना अच्छा पाकिस्तान उभर कर सामने आ रहा है, हम यही चाहते हैं कि हमारी इकॉनमी भी स्ट्रॉन्ग हो जाए, हमारी मैशत जो है वो कमज़ोर ना रहे और अब हम सबको मिलकर इसी तरह जिस तरह हमने अपने मुल्क के लिए हम यूनाइट हो जाते हैं ना जब कोई बाहर से बुरी नज़र से देखता है, इसलिए इसी तरह हमें अपनी मैशत को भी ऊपर की तरफ लेकर जाना है। इसमें भी हमें तरक्की करनी है और इसको तरक्की की राहों पर लाना है इंशाल्लाह। अच्छा जी, इसके साथ साथ आपको बताते चलें कि ANF ऑपरेशंस में 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की सैकड़ों किलो मुंशियात बरामद। देखिए जी ये जो आपको बताती चलूँ कि एंटी नारकोटिक्स
फोर्स जो है उसने मुख्तलिफ ऑपरेशंस में 2 करोड़ से ज़ायद मालियत की सैकड़ों किलो मुंशियात जो हैं, ड्रग्स जो हैं वो बरामद कर ली हैं। और यहाँ पर मैं अप्रिशिएट करूँगी एंटी नारकोटिक्स फोर्स को। बहुत ज़रूरी है इन लोगों को पकड़ना, इसके ऊपर कंट्रोल करना। ये हमारे मुल्क में, हमारी यूथ में नासूर बनता जा रहा है, इस तरह फैल रहा है ये, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी हो चुका है। तर्जुमान के मुताबिक ANF की तालीमी इदारों की इतराफ़ और मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मुंशियात स्मगलिंग के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन के दौरान 9 कार्रवाइयों के दौरान 11 मुल्ज़मान को गिरफ़्तार करके 2 करोड़ 8 लाख से ज़ायद मालियत की 193.1 किलोग्राम मंशियात बरामद कर ली। तालीमी इदारों में जी आपको बताते चलें कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ANF के मुताबिक सेक्टर H10 इस्लामाबाद में यूनिवर्सिटी के करीब गाड़ी से 6 किलोग्राम चर्स बरामद करके 3 मुल्ज़मान को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन्होंने तालीमी इदारों के तलबा को मंशियात फ़रोख्त करने का एतराफ़ कर लिया गया है। H10 आपको बताते चलें तालीमी सेक्टर है जहाँ पर तमाम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स मौजूद हैं, और ये बात वाकई में तशवीशनाक है। हमें इसके ऊपर वाकई में सोचने की ज़रूरत है और इक़दामात को तेज़ करने की ज़रूरत है हुकूमत की तरफ से भी। तो जी हमारे साथ अभी मौजूद हैं आदिल कराची से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी ठीक। आदिल, आप किस हवाले से हमारे साथ रिपोर्ट शेयर करने वाले हैं? देखिए, कराची में वैसे तो फिलहाल तो सबसे पहले तो सबको ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। चांद नजर आ गया। फिर से कल रोहित लाल कमेटी का इजलास हुआ था मरकज़ी इजलास कराची में, और चेयरमैन रोहित लाल कमेटी ने ऐलान कर दिया था। रात में थोड़ा सा लेट किया था लेकिन चांद नजर आ गया था। तो 27 मई को इंशाल्लाह पाकिस्तान में ईद मनाई जाएगी। दूसरा ये कि कराची में इस वक्त अभी आप देख रहे हैं कि मीडिया की खबरों की जीनत 2 चीजें हैं जो बनी हुई हैं। वो ये कि एक तो कल एक वाकया ऐसा पेश आया 2 दिन पहले FIA की तरफ से। FIA ने कराची में कार्रवाई की, जैसे आप मावरा आइन भी कह सकते हैं कि उन्होंने एक सराफा बाजार में एक ज्वेलरी शॉप पे उन्होंने एक अच्छा आदिल, एक छोटा सा मेरा, आप क्योंकि अभी आप रिपोर्ट शेयर करने वाले, एक छोटी सी मेरा भी एक पॉइंट है कि बाप के सामने जो है बच्चों को मारा जा रहा है, बच्चों के सामने वालिद को पीटा जा रहा है। सुना जा रहा है कि जी जिसने तशद्दुद किया था उन एहलकार को मुअत्तल कर दिया गया है, लेकिन जो खातून थी वो भी साथ में मौजूद थी, उनके हवाले से कोई खबर नहीं सामने आ रही। क्या कहेंगे इस हवाले से भी आप? मैं एग्जैक्टली इसी पे आ रहा हूँ। बेसिकली वो एक असिस्टेंट कमिश्नर है, खातून जो है वो है, उन्होंने एक सब इंस्पेक्टर हैं साहब जिनको उन्होंने SHO है SEC FIA के, उनको उन्होंने मुअत्तल किया है। नोटिफिकेशन सामने आया है, लेकिन ये कि उनके जिस पर तो वहाँ मौजूद थे, सोशल मीडिया पे ऐसी चीज़ें भी गर्दिश कर रही हैं कि उनके पर जो रैंक लगे हुए थे उन पर 3 सितारे लगे हुए थे। 3 सितारों का मतलब है कि वो इंस्पेक्टर का रैंक लगाए घूम रहे थे, जबकि वो सब इंस्पेक्टर के ओहदे पे फायद हैं जो एज पर डॉक्यूमेंट जिनकी मुअत्तली हुई, तो मुअत्तली उनकी सब इंस्पेक्टर के तौर पर ये मीडिया के मुताबिक जो चीज़ें, मतलब जो FIA के मुताबिक जो चीज़ें, वो ये कि उनके पास खबर थी 150 किलोग्राम चांदी की जो कि नहीं मिली, और 15 किलोग्राम चांदी मिली जो कि गैर कानूनी नहीं थी, कानूनी थी, दुकान वालों की अपनी मिल्कियत थी। और FIA का कहना ये है, जबकि दुकानदारों का कहना ये है कि भैया आपने मावरे अदालत, आप मावरे कानून आपने के छापा मारा और आपने मारा पीटा ज़दोकोब किया, जो कि गैर कानूनी और गैर अखलाकी हरकत ये है कि आपने हमें हासिल की। आदिल साहब, हमारे पास टाइम शॉर्ट है, अब आप थोड़ा सा पिंकी के हवाले से भी अगर कोई खबर शेयर करना चाहते हैं। अभी हमने एक छोटी सी ऐड कर दूं यहाँ पे कि अवाम का जो इसमें जो रुझान है वो ये जो रद्द-ए-अमल है वो ये कि वालिदैन के सामने, बाप के सामने, बच्चों के सामने बाप को थप्पड़ मारना जो है वो इंतहाई गलत, बहुत गलत। वो देखी नहीं जा रही, वो वीडियो नहीं देखी जा रही हमसे। दूसरी बात ये कि पिंकी साहिबा ने केस को एक नया रुख देने की कोशिश कर दी है। उन्होंने वो शार्प माइंडेड क्रिमिनल है, उन्होंने जो है वो उनका अच्छी खासी हिस्ट्री उनके पास बैकग्राउंड है। उन्होंने अदालत में जब उनको पेश किया गया लास्टली, तो उन्होंने आके ये शोर में जाना शुरू कर दिया कि उनको मारा पीटा गया, उनसे जबरदस्ती बयान दिलवाने की कोशिश की, और उनसे ये कहा जा रहा है कि आप जो है वो ये बनी कला का नाम ले लें। तो मतलब उन्होंने केस को एक नया रुख दे के और अदालत को, प्रोसिक्यूशन को, इन्वेस्टिगेशन को गुमराह करने की कोशिश की कि इसमें अवामी फ्लेवर भी शामिल हो जाए, क्योंकि अवाम, आपको पता है कि बहुत बड़ा सिंपैथेटिक व्यू पॉइंट है लोगों का जो अचानक बनी गाला के हवाले से आ जाता है। तो उन्होंने बड़ा शार्प माइंड इस्तेमाल करते हुए उन्होंने सब किया। लेकिन ये कि खबरें ये भी है कि उनके नेटवर्क को पकड़ा जा रहा है, उनके कुछ और सप्लायर्स, हैंडलर्स जो वो भी मजीद गिरफ्तार हुए हैं। शिकंजा जो है उनकी तरफ बहुत घेरा बहुत तेजी से तंग होता जा रहा है,
और उन्होंने कुछ लोगों के नाम भी लिए हैं जो मजीद इस घेरे में आए हैं। कराची में गिरफ्तारियां भी हुई हैं और लाहौर में मेरे ख्याल एक और गिरफ्तारी भी हुई है जिस इसी के साथ जुड़ी हुई है। ओके, तो इसके ऊपर और इसकी जो सिक्योरिटी इतनी सख्त कर दी गई है उस हवाले से क्या कहेंगे? सिक्योरिटी इसलिए सख्त कर दी गई क्योंकि देखिए बहुत हसास मुजरिमा है और ऐसा कई बार हुआ है, आपने भी देखा है, हम भी जानते हैं कि ड्यूरिंग प्रोसिक्यूशन बाज लोग जो है वो अभी इनके मेडिकल रिकॉर्ड भी सामने आ रहे हैं, इनकी 4 किस्म की बीमारियां इनको लाहक हैं, तो इसलिए इनको कंसीडरिंग सेंसिटिव मैटर उनको जो नौयत है केस की जो हसासियत है। थैंक यू सो मच आदिल साहब, टाइम बहुत शॉर्ट है। मैं यही कहना चाहूँगी कि देखिए अल्लाह ताला हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, इस पे कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। इस तरह के मुजरमों को जो है उनके अंजाम तक पहुँचाना भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू सो मच। बहुत सारी दुआओं के साथ आप सबसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।